दिखाया तो ये जा रहा है कि हम वक्फ को मजबूत करना चाहते हैं, वक्फ को ताकत देना चाहते हैं, गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं वो ये है लूट के एक साथ अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों के हाथ में दे दिया जाए ताकि वो पैसे सारे चुरा के आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बांट दे। इनका एक ही मकसद है और कोई मकसद है ही नहीं। वक्फ की प्रॉपर्टीज लूटने का भी काम अब ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए ये नया बिल लाया जा रहा है। अगर नीतीश कुमार जी इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें तो इस सरकार की, मोदी जी की इतनी अभी हैसियत नहीं है कि वो वक्फ बिल पास करा सके। कोई अंबानी साहब ने एक ही वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं चुराई है। अडानी अब तक एक वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज चुरा चुके हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी चुरा चुके हैं, डिफेंस की प्रॉपर्टी चुरा चुके हैं। यही हाल अंबानी का भी है। कितने निर्दयी और गंदे और घिनौने लोग हैं जो कि यतीमों की प्रॉपर्टीज भी हड़प लेने के लिए तैयार रहते हैं। आप कह रहे हैं इंडिया यतीम खाना था? यतीम खाना था और यतीम खाना है और यतीम खाना रहेगा। वहां पे यतीम खाना ही बनेगा। इनको जेल भी जाना पड़ेगा। सर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया और बिल को तो मलाईदार बिल भी सरकार बता रही है। आप कैसे देख रहे हैं? लगातार आंदोलन चल रहा है और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंदोलन कर रहा है। देखिए, इस सरकार का, आरएसएस और बीजेपी का, सरकार तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि सरकार तो देश की आम जनता सरकार होती है। ये जो मशीनों के जरिए सीएम पीएम बन गए, इनका एक ही काम है कि जितने भी मजलूम हैं, कमज़ोर वर्ग हैं, उनका सारा हक छीन लो और वही मनुस्मृति वाले टाइम में पीछे ले जाओ जब जो कुछ खास वर्णों को छोड़ के बाकी सबके गले में हांडी और पीठ पे झाड़ू बांध दी जाए। ना उन्हें पढ़ने का अधिकार हो, ना उन्हें प्रॉपर्टी रखने का अधिकार हो, ना उनको कोई भी दूसरा अधिकार हो। तो ये इनका तो जो ध्येय और लक्ष्य है ये सीधा सीधा है। तो उसी कड़ी में वक्फ की प्रॉपर्टीज लूटने का भी काम अब ऑर्गेनाइज तरीके से करने के लिए ये नया बिल लाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुराने वक्फ बिल जो हैं वो बहुत मजबूत हैं, उसमें भी बहुत सारी चोरी हो रही है, उसमें भी बहुत सारी डकैती हो रही है, लेकिन ये बहाना तो ये बनाया जा रहा है कि हम वक्फ की स्थिति सुधारना चाहते हैं। लेकिन हर उस चीज़ की तरह जो नरेंद्र मोदी साहब ने या अमित शाह साहब ने की है, नोटबंदी की, तो हम आर्थिक व्यवस्था सुधारना चाहते हैं। लेकिन वजह क्या थी? अपने अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे बेईमान उद्योगपति जो हैं उनको पैसे सारे चुरवाने का काम करना है। हम देश में जो पॉलिसीज़ हैं उसको बना रहे हैं, तो किस लिए? बैंकिंग व्यवस्था में हम टांग अड़ा रहे हैं, तो किस लिए? देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। लेकिन वजह क्या थी कि लाखों लाखों करोड़ रुपए अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को बैंक से राइट ऑफ करवा दिए, उनको माफ़ करवा दिए। तो इसी तरीके से दिखाया तो ये जा रहा है कि हम वक्फ को मजबूत करना चाहते हैं, वक्फ को ताकत देना चाहते हैं, गरीब मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं वो ये है कि अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं तीसरे नंबर पे, मैं तो बोलता हूँ देश में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज ही वक्फ की हैं, तो उसको लूट के एक साथ अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों के हाथ में दे दिया जाए ताकि वो पैसे सारे चुरा के आरएसएस और बीजेपी के लोगों को बांट दे। इनका एक ही मकसद है और कोई मकसद है ही नहीं। तो एक आपने कहा कि अंबानी का नाम लिया आपने, उनके प्रॉपर्टी पे जिस पे एंटीलिया खड़ा है उस पर भी विवाद है, उस पर भी लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि उसको बचाने के लिए जो है वक्फ बोर्ड का ये कानून और बिल लेकर के सरकार आ रही है। देखिए, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक, क्योंकि उन्होंने घर बनाया और इतना बड़ा घर बनाया जो दुनिया के सबसे कीमती घरों में से एक है, इसलिए वो हाईलाइट हो गई। कोई अंबानी साहब ने एक ही वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं चुराई है। अडानी अब तक एक वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं, कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज चुरा चुके हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी चुरा चुके हैं, डिफेंस की प्रॉपर्टी चुरा चुके हैं। यही हाल अंबानी का भी है। तो ये तो एक हाईलाइटेड पॉइंट है, जो हाईलाइट इसलिए हुआ है कि यतीमों की, यतीम खाना था वो। कितने निर्दयी और गंदे और घिनौने लोग हैं जो कि यतीमों की प्रॉपर्टीज भी हड़प लेने के लिए तैयार रहते हैं। आप कह रहे हैं इंडिया यतीम खाना था? यतीम खाना था और यतीम खाना है और यतीम खाना रहेगा। वो तो महल है, आप कह रहे हैं यतीम। मैं कह रहा हूँ ना, अभी अच्छे लोग भी तो आएंगे ना, ईमान वाले अम्बेडकरवादी का भी तो राज आएगा, वहां पे यतीम खाना ही बनेगा। इनको जेल भी जाना पड़ेगा। कुछ भ्रष्ट वक्फ बोर्ड के अधिकारी और सरकार में मंत्री खरीद लेने से वो उस जगह के मालिक नहीं बन जाएंगे। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ रहता है।
तो वक्फ वही बोर्ड चीज, का दावा सही है, आप ये कह रहे हैं? वक्फ बोर्ड का दावा तो सही है या गलत है मैं नहीं कह रहा, लेकिन सच्चाई यही है। वक्फ बोर्ड ने तो खुद ही वो चांद के केस पहले हारा था। अब फिर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जिस भी वजह से दबाव बनाने के लिए कुछ काम करवाना होगा अंबानी साहब से, तो उसलिए 2015 में दोबारा वो शुरू किया गया था। मुझे किसी भी वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पे ज़रा भी भरोसा नहीं है। और ये बात, वक्फ बोर्ड ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है किसी भी राज्य में, उसका एक सिंपल टेस्ट है। अगर उस राज्य में सारे मुस्लिम परिवार, गरीब परिवार करोड़पति हैं, तो वक्फ बोर्ड उस राज्य में ठीक काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, चोरी ही चोरी कर रहा है, ऐसा मेरा मान। तो वक्फ बोर्ड ने अंबानी को जमीन बेची ना, ये तो सत्य है ना? बेची नहीं, चोरी करने में मदद की, चुराने में मदद की। बेच तो सकते ही नहीं है ना, वक्फ की प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती है, ये कानून है। हाँ, और ये कानून 2013 में मौलाना वरीद रहमानी साहब के कहने पे मैंने और मजबूत बनाया था। उसके जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने ही प्रपोज किए थे और वो मान भी लिए गए थे, क्योंकि तब तो कांग्रेस की सरकार थी और वो कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहते थे कि हमने मुस्लिम्स के लिए भी कुछ किया, इसलिए। लेकिन अमल उन पे भी नहीं हुआ है, मतलब वो भी अभी कागजों में है। अमल जो हमने थोड़ा बहुत मजबूत बनाया था कानून, उस पर अमल नहीं हुआ है। तो खरीदी तो जा ही नहीं सकती। वो तो 1954 से लेके आज तक का कानून नहीं, जब से वक्फ का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, वो खरीदी जा ही नहीं सकती वक्फ की प्रॉपर्टी। या उस पर अस्पताल हॉस्पिटल के लिए खरीदी जा सकती जिस जो वाकिफ की मंशा है, जिस भी काम के लिए, वो देखिए वक्फ का प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है वो समझना जरूरी है। मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति हूँ या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से भी आने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे वक्फ का सिस्टम कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि ये एक कॉन्सेप्ट अच्छा है जो रसूलुल्लाह ने दिया हमें। तो मैं चाहे मुस्लिम हूँ या किसी और धर्म को मानने वाला हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है ना वो अल्लाह के नाम में कर रहा हूँ। ठीक, कोई नॉन मुस्लिम भी कर सकता है, मना थोड़ी है किसी को। तो जैसे ही मैंने कोई प्रॉपर्टी वक्फ की, चाहे तो अल्लाह के नाम पे की या किसी और के नाम पे भी की, तो वक्फ का कॉन्सेप्ट ये है, जो मेरे से एक बार चली गई वो मुझ तक वापस नहीं आ सकती। वो उसी हिसाब से उसका इस्तेमाल होगा उस प्रॉपर्टी का, जो मैं अपनी जो मैं वक्फ डीड में यानी कि वाकिफ की मंशा में लिखूंगा। अब मैंने अस्पताल के लिए दी है जगह, तो मेरी मर्जी, मैं दूंगा। मैंने यतीम खाने के लिए दी है, तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मर्जी, मैं दूंगा। लेकिन एक बार देने के बाद वापस मैं भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेरे हाथ से भी चली गई, वो अल्लाह के पास चली गई। ये वक्फ का कॉन्सेप्ट है। तो एक तो किसी के पेट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वक्फ है तो मतलब किसी मुसलमान की या किसी नॉन मुस्लिम की भी प्रॉपर्टी थी, उसने अपने हक की प्रॉपर्टी को, कोई लोग गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं, ऐशो इशरत में इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, कुछ लोग अल्लाह की राह में या अच्छे कामों के लिए देते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, इसमें किसी का कोई दखल अंदाजी होनी नहीं चाहिए, उन्हीं की मर्जी से चलनी चाहिए। आप जैसे लोग पे समाज की भी नजर रहती है कि आप क्या करेंगे। ऐसे में वक्फ की कोई प्रॉपर्टी घर पे हुआ या रखे हुआ, तो फिर आपकी भी तो एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप भी उसी कानून में के अंदर रहते हैं। तो आपकी तरफ से क्या पूरे वक्फ के मसले पे आपकी तरफ से क्या मदद मिलेगी, और ये जो एंटीलिया का मामला है उसमें क्या मदद मिल सकती है? देखिए, एंटीलिया का मामला के लिए भी हम लोग कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी साल से कर रहे हैं। उसमें मेरे ऊपर भी वर्कलोड इतना है कि क्या कार्रवाई करेंगे, क्या उसको वापस लेने की, और अडानी अंबानी साहब के खिलाफ और उनके जो भी लोग हैं, जो उस कंपनी में मालिक हैं जिसके नाम पे वो एंटीला है, उनको सभी जेल भिजवाने का काम कर रहे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो वापस वक्फ में लाने का काम कर रहे हैं। और इस दौरान अंबानी के घर वापस वक्फ की प्रॉपर्टी साबित हो जाएगी? वापस की बात नहीं है, वो तो अभी एक तरीके से चुरा रखी है। अच्छा। तो वक्फ जिसकी मिल्कियत में है यानी कि अल्लाह की, उसको वापस लेने का काम है। उनकी मिल्कियत तो है ही नहीं आज, वो गलतफहमी अपने दिल से निकाल दे। मामला कोर्ट गया लेकिन कब कुछ मामला सुलझा नहीं। अब कोर्ट देखिए, का मामला फर्क है ना वहाँ भी। ज्यादातर हमारे लोग जो हैं, जो अपने आप को हैं तो उलमाए सू या जो भी हैं, कायद बनते हैं, वो ज्यादातर केस हारने के लिए लड़ते हैं। जब केस हारने के लिए लड़ा जाएगा तो हारेंगे ही, जब जीतने के लिए लड़ा जाएगा तो जीतेंगे। अब मैं अपना एग्जांपल दे दूं, मैं तो एक ही ऑफिस है हमारा, इस देश में सबसे ज़्यादा कीमत की वक्फ की प्रॉपर्टीज आज़ाद मैंने कराई है, लेकिन मेरा काम 90% अभी भी लोगों की जानकारी में नहीं रहता। दिल्ली में ही कम से कम 70-80 हज़ार करोड़ की दिल्ली में ही प्रॉपर्टी, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज़ाद हमने कराई है।
लेकिन अभी वक्फ के सिलसिले में वक्फ के लिए हमारी क्या कार्रवाई है वो भी आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं। अभी एक हमने 16 पॉइंट, सिर्फ वक्फ की मुखालफत करने से तो नहीं होगा ना कुछ। अब वक्फ के का कानून कैसा होना चाहिए, हमने वो कानून बनाया है, उसमें 16 सेलिएंट फीचर्स होने चाहिए, वो हमने बनाए हैं। ये हमने एक मॉडल तैयार किया है जो हम ये चाहेंगे कि ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए बल्कि जो दूसरे भी कमजोर तबके हैं, एससी हैं, एसटी हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उनकी भी जो गवर्नमेंट जो उनकी रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं, धार्मिक प्रॉपर्टीज हैं, उनके बचाव के लिए ये सिखों की प्रॉपर्टीज हैं, उनके बचाव के लिए ये पॉइंट्स वाला यानी कि सेलिएंट फीचर्स वाला यानी कि अहम जो नुक्ते हैं वो ऐसा कानून सबके लिए कॉमन बने जिससे उनकी प्रॉपर्टीज की हिफाजत आज के लिए नहीं लंबे टाइम के लिए हो सके। उसमें हमने 16 पॉइंट्स में ये रखे। एक तो जो वक्फ की प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि अभी ये वक्फ के हवाले से ही बना है, तो वो उसमें सजा जो होगी उम्र कैद तक की होगी अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टीज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुराता है। जितनी भी वक्फ की कार्रवाइयाँ होंगी, चाहे वो बोर्ड की हों चाहे वो मुतवल्ली करें, वो वीडियोग्राफी होगी उनकी, ताकि और वो वीडियोग्राफी वक्फ बोर्ड के वेबसाइट पे भी लाइव टेलीकास्ट भी होंगी और वो आर्काइव्स में भी रखी जाएंगी ताकि लोग देख सकें कितनी ईमानदारी या कितनी बेईमानी से काम हो रहा है। मेरा तो ये मानना है ना, और जो ये आरएसएस और बीजेपी की बेईमानी वाली तजवीज़ है वो किस बहाने से है कि हम वक्फ की चोरी रोकना चाहते हैं। तो किस इंसान को इस बात से तकलीफ होगी कि मोदी सरकार जो है हमारी क्या कहना चाहती है कि अभी 3 साल की सजा है तो उसको 2 की कर दो। हम क्या कह रहे हैं कि 3 साल की सजा है उसको उम्र कैद कर दो, कम से कम 10 साल कर दो। तो हमारे वाला प्रपोजल अच्छा है या उनका प्रपोजल अच्छा है? हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, जो ये डीएम्स को ताकत दी जा रही, क्रीमी लेयर भी नहीं हो पाया ना ये सब, तो आंदोलन के जरिए। तो पहले हमारे पास कोई मसौदा तो होना चाहिए कि हमें ये चाहिए, तो हमने ये बता दिया हमें ऐसा कानून चाहिए। किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है तो वो बताए, इससे बेहतर कोई बात बता सकता है तो वो बताए। हम वक्फ की मजबूती के लिए चाहते हैं। अब ये हो गया, तो अब आंदोलन, जैसे आंदोलन अभी जब तक हमारे पास 272 नहीं है तो 272 हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप बिहार से एक बड़ा जन आंदोलन, ये हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। हम नीतीश कुमार जी अहम व्यक्ति हैं, अगर नीतीश कुमार जी इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें तो इस सरकार की, मोदी जी की इतनी अभी हैसियत नहीं है कि वो वक्फ बिल पास करा सके। तो हमने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि हम बिहार को फोकल पॉइंट बना के, क्योंकि बिहार के चुनाव भी आ रहा है, हम नीतीश कुमार जी से गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे करबद्ध तरीके से भी और मजबूत तरीके से भी कि वो इस सरकार से समर्थन वापस लें। तब ये है स्ट्रेटजी जीतने वाली, वरना तो करे जाओ ड्रामेबाजी जो कर ही रहे हैं हमारे साथ जो आरएसएस और बीजेपी के एजेंट्स हैं। मुंह दिखाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाना, क्यूआर कोड चलाना, ड्रामा करना, ये सब करने से नहीं होना। स्ट्रैटेजी ये है, हम आंध्रा में बाद में प्रोटेस्ट करेंगे, पहले बिहार का इलेक्शन आ रहा है, हम बिहार में बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे कि वक्फ एक्ट से के खिलाफत नीतीश कुमार जी को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी होगी, वहां बुद्धिस्ट समाज भी होगा, क्रिश्चियंस भी होंगे, सिख भी होंगे और शेड्यूल ट्राइब समाज भी होगा बिहार का। तो हम एक बड़ा आंदोलन, ज्वाइंट आंदोलन वहीं से शुरू करेंगे। नीतीश कुमार जी को हम रजामंद करेंगे हर तरीके से कि वो इस सरकार पे दबाव डाल के वक्फ बिल रोके, वरना इससे समर्थन वापस लें। एक काम ये, फिर पूरे देश में जन आंदोलन। जब भी आंदोलन कहाँ होगा, बिहार के किस जिले में, कहाँ आंदोलन? शुरुआत हम पटना से करेंगे, उसके बाद हम पूरे बिहार में करेंगे। और एक धरना हमारा ऐसा नहीं होगा कि एक दिन करके उठ गए, परमानेंट धरना होगा। जैसे सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हुए ना, शाहीन बाग बहुत करते हैं, वैसा ही शुरू होगा। शाहीन बाग बना रहे हैं आप? नहीं, उससे बड़ा बनेगा। और हम और मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूं, हमने शाहीन बाग का काम किया है। हमने सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट के ज्यादातर जितने भी प्रोटेस्ट हुए थे, मैं उसका लीगल एडवाइजर था। अरे मैं भाग नहीं रहा हूं, मैंने ही कराए थे ज्यादातर प्रोटेस्ट। मैं कह रहा हूं, पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं। और वो कानूनी काम था, संवैधानिक काम था, देश का संविधान बचाने के लिए कराए थे। और अब मैं फिर कह रहा हूं, एससी एसटी और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध सबका
इंटरेस्ट को साझा है, जैसा CA/NRC के टाइम पे था। सब लोग मिलके ये वक्फ बिल सिर्फ रोकेंगे ही नहीं, अपने अपने समाज के लिए इन 16 पॉइंट वाला मजबूत कानून भी लाएंगे ताकि जल जंगल जमीन भी बच सके। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अभी यूपी में आप देख रहे हैं डीएम को पावर दे दी कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की प्रॉपर्टी कोई और भी खरीद सकता है। वहां भी ये कानून था कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट की प्रॉपर्टी जो होगी वो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति खरीद सकता है। तो योगी सरकार ने वो जैसे वक्फ में कह रहे हैं ना कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ खत्म कर देंगे, तो वो डीएम परमिशन देगा, कोई भी खरीद लेगा। अब तो सारी शेड्यूल कास्ट की प्रॉपर्टीज तो ये खरीद ही लेंगे जो बेईमान लोगों ने जो पैसा इकट्ठा कर रखा है। तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी भी साथ होगी, सिख भी साथ होंगे, क्रिश्चियंस भी साथ होंगे, सब मिलकर आंदोलन होगा। उसी तरीके से शाहीन बाग वाला हम ये बता रहे हैं उसकी शुरुआत अब पटना से होगी, दिल्ली से नहीं होगी। पटना से कोई तारीख कुछ अगर है तो? तारीख ईद के करीब 10 दिन के बाद होगी। अभी तारीख हम ऐलान कर देंगे बाकायदा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आज तो आपसे बातचीत चल रही थी तो मैंने एक सरसरी तौर पे बता दिए कि नीतीश कुमार जी, और ये नीतीश कुमार जी का भी भला होगा। अभी उनको शायद ये थोड़ी कड़वी दवाई लग रही होगी, लेकिन उनका सबसे बड़ा भला होने वाला है इसमें, ऐसा भी मैं मानता हूँ।